डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में जो उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि अनुच्छेद 36 से जो है 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन भारतीय संविधान में है। और उसमें हमने ये भी बात की थी कि जो है नीति निर्देशक तत्वों को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, कि आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन से हैं, पर्यावरण से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कौन कौन से हैं, और विदेश नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। तो उस सब के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, संविधान निर्माताओं ने क्या सोच करके जो है और नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया है। तो इस नीति निर्देशक तत्वों के जो है इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हम महत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर महत्व की बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो है शासन की आचार संहिता। ठीक है, शासन की आचार संहिता, शासन की आचार संहिता। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा राज्यों को कि राज्य इन नीतियों का पालन करें। ठीक है, और इनके आधार पर जो है वो शासन के लिए नीतियां बनाएं। तो अगर बात करें कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या करते हैं, शासन की आचार संहिता का मतलब क्या हो गया कि सरकार को रास्ता दिखाते हैं, सरकार को ये पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं कि भाई आपको नीतियां बनाते समय इन इन बातों का ध्यान रखना है। अगर सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इन निर्देशों का पालन करें तो भारत जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो शासन को एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। हालांकि इन पर जो है हम कह सकते हैं कि पाबंदी नहीं है, सरकार जो है वो इनको उचित रूप से लागू करे या नहीं करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशा या इच्छा पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर इन सारे नीति निर्देशक तत्वों को एक एक करके सरकार स्वीकार करें तो भारत आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से और हम कह सकते हैं विदेश मामलों के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में एक जो है सुदृढ़ या अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हालांकि इस पर कानूनी बाध्यता नहीं है, सरकार लागू करे या नहीं करे उसकी मर्जी पर है। लेकिन अगर ये सभी राज्य सरकारें इनको लागू करे तो राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती, सरकार को आज नहीं तो कल इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना ही पड़ेगा। बाध्यता नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छा शासन प्राप्त करना है, ठीक है, एक लोक कल्याणकारी स्वरूप का शासन प्राप्त करना है, एक आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य को बनाना है, तो आपको इन नीति निर्देशक तत्वों को जो है उचित नीतियों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए बनाई गई आचार संहिता है, वो नियम है जिसको एक आदर्श राज्य को प्राप्त करना ही चाहिए। ठीक है, नंबर 2, लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। तो जैसे कि हमने बात की थी नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और अगर सारे नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकार कर लिया जाए तो देश में जो है शासन व्यवस्था एक लोक कल्याणकारी राज्य स्वरूप को ग्रहण कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस प्रकार के शासन की स्थापना करते हैं, लोक कल्याणकारी, जिसमें जनता का हित होगा। कोई बच्चा, स्त्री, महिला, पुरुष जिसमें जो है उनके साथ उत्पीड़न नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, सभी लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा,
विदेश संबंध हमारे जो है शांतिपूर्ण रहेंगे, ठीक है, गोहत्या या जो है पशु क्रूरता नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर ये सारे नीति निर्देश तत्व एक एक करके कोई राज्य स्वीकार करता है तो राज्य कैसे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा? लोक कल्याणकारी राज्य को। तो हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर देते हैं, जिससे आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी, सामाजिक समानता स्थापित हो जाएगी, ठीक है, आर्थिक अंतर मिट जाएगा। तो ये सारी बातें जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। नंबर 3, शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन का आधार किस प्रकार है कि अगर एक राज्य अगर इसको स्वीकार करें, इसका मतलब अगर वो इसको स्वीकार करता है तो एक हम ये कह सकते हैं कि कोई राज्य कितना अग्रणी है या कितना जनता के हित की बात कहता है। तो उसके लिए आप नीति निर्देशक तत्वों को जो है आधार रख सकते हो कि जैसे हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद अगर 41 है या अनुच्छेद 42 है या 45 है, ठीक है, तो अगर ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 45 में जो है बालकों की शिक्षा पर जोर दिया गया है, यहाँ हम कह सकते हैं आर्थिक समानता पर जोर दिया गया है, यहाँ शासन में जो है प्रबंध में कर्मकारों की भूमिका होती है, अनुच्छेद जो 40 है आपको ग्राम पंचायतों की स्थापना पर जोर देता है। तो अगर ये सारे नीति निर्देश तत्व कोई राज्य स्वीकार करता है या केंद्र सरकार इनको लागू करती है तो हम ये कह सकते हैं कि वह राज्य एक उत्तम कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है। तो जो राज्य इसमें पिछड़ा है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ राज्यों ने शराबबंदी कर दी, यानी अनुच्छेद जो है जो स्वास्थ्य से संबंधित वो जागरूक राज्य है। केंद्र सरकार ने RTE लागू कर दिया, इसका मतलब 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर रही है वो, ठीक है। तो वो राज्य उचित है या हम कह सकते हैं वह राज्य लोक कल्याणकारी स्वरूप ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता आपको नीति निर्देश तत्वों से लग जाएगा, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जनता द्वारा शासन की सफलता और असफलता की एक कसौटी है। सफलता, शासन सफल है या असफल है, इसकी एक कसौटी है। जो राज्य इन ज़्यादा से ज़्यादा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है या इनको अपनी नीतियों में अपनाता है तो हम कहेंगे कि वो एक सफल राज्य है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होगा, ना आर्थिक असमानता होगी, न हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से भेदभाव होगा, न हम कह सकते हैं पर्यावरण वहाँ जो प्रदूषित होगा, और साथ में जो है न किसी तरह के वन, पर्यावरण, वन्य जीव ये सब सुरक्षित होंगे। तो वो सफल राज्य है, ठीक है। और जो राज्य इनको लागू नहीं करता है या जिन केंद्र सरकार इनको लागू करने में अगर विलंब करती है तो हम कह सकते हैं वह असफलता को प्राप्त करता है। यानी सफलता और असफलता की कसौटी है ये, जिस पे हम नाप सकते हैं कि कोई राज्य कितना अग्रणी है या जो है वो कितना लोगों के हित की बात करता है, ठीक है। तो शासन के मूल्यांकन का आधार होता है नीति निर्देशक तत्व। नंबर 4, संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। देखिए, नीति निर्देशक तत्व लागू करना संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करना है, ठीक है। देश के शासन में मुख्य रूप से इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे स्वीकार किया था। जिस तरह मूल अधिकार देश के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, जिसके लिए उन्होंने हमारे संविधान में इनका उल्लेख किया है, अगर कोई राज्य या केंद्र इसको लागू करता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो है वो संविधान का वास्तविक क्रियान्वयन करता है। सभी सरकारें और प्रशासन अगर इसमें इन निर्देशों का पालन करें और तो हम ये कह सकते हैं कि वह सरकार संविधान के प्रति जो है वो जागरूक है,
ठीक है। और संविधान की पत्नी कितनी गंभीर है, इसका पता हमें चलता है कि वो कितने नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर रही है या कितनों को अभी लागू करने में अभी जो है रुकावट है। ठीक है। तो हम संविधान निर्माताओं की जो मंशा है, जो इच्छा थी उनकी, ये कितने नीति निर्देशक तत्व राज्य लागू कर चुका है, इस मंशा के जो हम कह सकते हैं परख हो जाती है कि भाई वास्तव में ये सरकार जो है वो इनके प्रति कितनी गंभीर है। ठीक है। सरकारें संविधान के प्रति कितनी गंभीर है, संविधान निर्माताओं की जो इच्छा है उसके प्रति कितनी गंभीर है, इसका पता हमें नीति निर्देशक तत्वों में से ही पता चलता है। नंबर 5, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक। तो देखिए, हमने बात की थी कि हमने कैटेगरी बांटी थी कि आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 38 है, 41 है, 42 है, ठीक है, और 45 है, 48 है। तो ये सारे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भी हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 40 है, 46 है, ठीक है। तो ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। तो अगर सारे नीति निर्देशक तत्व लागू किया जाए तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक परिवर्तन हो सकते हैं, देश आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, आर्थिक रूप से असमानता को मिटा सकता है, सबको न्याय मिल सकता है। और सामाजिक सुरक्षा जो हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से जो कमज़ोर हैं, SC ST वर्ग हैं, महिला है, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, तो सामाजिक रूप से भी जो है वो काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। सामाजिक रूप से जो अन्याय है, अत्याचार है वो समाप्त हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माता एक ऐसे राज्य की कल्पना करना चाहते थे जिसमें आर्थिक रूप से जो है सभी लोग समान हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरे, और सामाजिक रूप से जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, सामाजिक अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जा सके। इसीलिए आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, स्त्री पुरुषों को जो है भेदभाव को मिटाने के लिए, सभी को रोजगार दिलाने के लिए, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, स्त्रियों और श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए, इन सारे चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का जो है वास्तविक जो है हम कह सकते हैं उनको क्रियान्वयन करना आवश्यक है। ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र तभी अपनाया जा सकता है जब सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले, सभी को चिकित्सा मिले, सभी को न्याय मिले। तो ये सब चीज़ें ला करके हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। आर्थिक असमानता मिटा करके हम आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर सारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया जाए तो सामाजिक रूप से होने वाला अन्याय रुक जाएगा और साथ में आर्थिक जो असमानता है, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, सभी व्यक्तियों को उचित मजदूरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। तो इससे सामाजिक जो है आर्थिक परिवर्तन भी आ सकता है। ठीक है। अब इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये जो है नीति निर्देशक तत्वों के जो हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। अब कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं कि भारत में जो, हालांकि संविधान निर्माताओं ने जो नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, लेकिन कितने नीति निर्देशक तत्वों को अब तक लागू किया जा चुका है और कितने नीति निर्देशक तत्व जो है वो लागू करने बाकी हैं। ठीक है। तो भारत में नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कितना हुआ है, इसके बारे में अगर हम संक्षिप्त चर्चा कर लें, क्रियान्वयन कितना हुआ है, तो उसके उदाहरण हम पढ़ सकते हैं कि आज तक कितने नीति निर्देशक तत्वों को सरकार ने लागू कर दिए हैं और कितने करने बाकी हैं। ठीक है। तो अगर हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको पूछा जाए कि भारत में कितने नीति निर्देशक तत्व अब तक लागू किए जा चुके हैं, उनके 2-1 उदाहरण दीजिए, या कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व अब तक लागू किए जा चुके हैं उसके उदाहरण दीजिए। तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम कह सकते हैं नंबर 1 भूमि सुधार। अगर हम बात करते हैं भूमि सुधार की, तो सबसे पहले 1951 में जो है संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और 1951 में जो है वो भूमि सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए थे।
जिसमें जो अधिक ज़मीनों के जो थे, उन ज़मीनों को अधिक लोगों से जो है, जिनके पास अधिक संपत्ति थी, अधिक ज़मीनें थी, उनसे ज़मीनें लेकर के, और जो कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग हैं, उनको दिया गया। तो इसके लिए भूमि सुधार को अपनाया गया था। इसी प्रकार भूमि सुधार के अंतर्गत ही जो जागीरदारी प्रथा थी, उसकी समाप्ति की गई। जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे, जिनके पास अथाह जो है ज़मीनें होती थी, तो जागीरदारी प्रथा की जो समाप्ति इसी के तहत की गई थी, भूमि सुधार के तहत ही। ठीक है। और भूमि का जो मालिकाना हक है वो आम व्यक्तियों को दिया गया, गरीब किसानों को दिया गया। भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने आर्थिक समानता लाने के लिए सबसे पहले भूमि सुधार पर जो है ध्यान दिया गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना। अनुच्छेद 40 ये निर्देश देता है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, इसमें भी हमने चर्चा कर ली थी। ये दूसरा उदाहरण है। तो हमने बात की थी कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, उसके आधार पर जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने नागौर राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। अर्थात गांधी जी का जो सपना था कि ग्राम स्वराज की स्थापना करना, उसको पूरा किया गया। 2 अक्टूबर 1959 के बाद पूरे भारत में जो है वो धीरे धीरे पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई। हालांकि इनको संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई, लेकिन 73वें, आगे हम बात करेंगे, और 74वें संविधान संशोधन से ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, 73वें में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई 3 स्तर, और 74वें में नगरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और इसके आधार पर जो है ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि ये बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है। गाँव की सरकार गाँव के लोगों के द्वारा चुनी जाती है। पंच, सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान, ठीक है, जिला परिषद, जिला प्रमुख, तो ये जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, और यह जनता के द्वारा ही इनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये दूसरा उदाहरण है कि अनुच्छेद 40 की जो है, जो अनुच्छेद 40 जिस नीति निर्देश तत्व की स्थापना के लिए बना था, वो सरकार ने इसको लागू कर दिया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था एक सुदृढ़ व्यवस्था है। ठीक है। फिर तीसरा उदाहरण अगर हम देख सकते हैं तो वह है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं, तो आपको पता है कि वर्तमान में 12 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। ठीक है। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसकी अवधि थी 1951 में, 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक, ये पहली पंचवर्षीय योजना होती। उसके बाद क्रमशः दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 62, इस तरह वर्तमान में 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17, ठीक है, और 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 17 में। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है देश का समुचित विकास करना, देश का जो है हम कह सके क्रमिक विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। देश का समग्र विकास करना, सभी क्षेत्रों का विकास करना पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो पंचवर्षीय योजना को जब हम पढ़ेंगे आगे कक्षाओं में, तो हम देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश का समग्र विकास करने के लिए सरकार ने 5-5 वर्षों की योजनाएं जो बनाई है, वही पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाना हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों का एक क्रियान्वयन ही है। ठीक है। तो इसके लिए पहले आज़ादी के बाद जो है देश में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और योजना यानी प्लानिंग कमीशन का काम था देश के लिए योजनाएं बनाना। तो योजना आयोग तब से लेकर के आज तक जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। और पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 से 56। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है? 12, 13वीं है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है? देश का समग्र विकास करना। समग्र मतलब सभी क्षेत्रों का, कृषि का, उद्योगों का, पशुपालन का, ऊर्जा का, परिवहन साधनों का, श्रम का, इन सभी कार्यक्रमों को जो है सभी जो हम कह सकते हैं प्रकार के कार्यक्रम चला करके देश का समग्र विकास करने का लक्ष्य
पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना अपनाना भी वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों का एक उचित क्रियान्वयन ही है। फिर हम बात करते हैं कमजोर वर्गों की। कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 46 और भी कई प्रावधान है, अनुच्छेद 330, 332, इसमें जो है लोकसभा में, विधानसभाओं में उनको पंचायत SC/ST वर्गों को आरक्षण दिया गया है। तो कमजोर वर्गों का कल्याण के लिए भी कई प्रकार की जो है योजनाएं सरकार ने समय समय पर बनाई हैं। ठीक है, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, यहाँ तक कि विदेश की व्यवस्थापिका यानी विधानसभाओं में और लोकसभा राज्यसभा में भी उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। तो सरकार ने कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए भी उचित प्रबंध किया है। तो यानी ये नीति निर्देशक तत्वों का एक क्रियान्वयन है। तो इसमें मुख्य रूप से SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि जो है उनके लिए संविधान में भी इनका उल्लेख है, उनको क्रियान्वयन भी उचित तरीके से किया गया है। ठीक है, और साथ में आरक्षण प्रारंभ में हमने पढ़ा था, प्रारंभ में आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था इन वर्गों को, लेकिन समय समय पर आरक्षण की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इसके लिए अभी लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुआ था वो 95वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसमें आरक्षण को जो बढ़ा करके 2020 कर दिया गया था। 2020 तक की अवधि के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया था SC/ST वर्गों के लिए। ठीक है, तो समय समय पर हर 10 वर्ष बाद जो है इन वर्गों को जो है आरक्षण दे करके और इन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाया जा रहा है। ठीक है, तो इन वर्गों को हम कह सकते हैं आरक्षण दे करके, और सरकार चाहती है कि कमज़ोर वर्गों का उचित कल्याण हो। इसी के अलावा अनुच्छेद 17 भी हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है, किस पर रोक लगाता है, अस्पृश्यता पर यानी छुआछूत पर। अनुच्छेद 17 भी जो है वो SC/ST वर्गों से संबंधित है, यानी जो छुआछूत है उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा 73वां और 74वां संशोधन जो है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, पंचायत राज संस्थाओं में ST/ST वर्ग को आरक्षण दिया गया है। तो न केवल लोकसभा राज्यसभा में, विधानसभाओं में, बल्कि पंचायत राज संस्थाओं में भी इन वर्गों को आरक्षण देकर किया गया, अर्थात कमज़ोर वर्ग के कल्याण के लिए समय समय पर सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। SC/ST OBC वर्ग को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, सभी विधानसभाओं में, न केवल व्यवस्थापिका में बल्कि सरकारी नौकरियों में भी दिया गया है, आरक्षण बढ़ा करके, और 2020 95 संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता पर रोक लगाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को और साथ में SC/ST वर्गों को जो है इनमें आरक्षण दिया गया। तो ये सारे प्रावधान किस लिए किए गए, ताकि कमज़ोर वर्गों का कल्याण हो, यानी अनुच्छेद जो 46 है उसका उचित रूप से क्रियान्वयन हो, और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, 5वीं बात करते हैं हम सामाजिक सुरक्षा की। सामाजिक सुरक्षा की, तो सरकार ने समाज के वर्गों की सुरक्षा के लिए भी, सामाजिक वर्ग जो हैं, जो पिछड़े वर्ग गिने जा सकते हैं या जो समाज के अन्य वर्गों के बराबर नहीं है, जैसे वृद्ध हैं, विकलांग हैं। ठीक है, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, पिछड़े हैं, विधवा हैं, महिलाएं हैं, तो ये सारे सामाजिक रूप से जो है सरकार ने सुरक्षा के भी कई समय समय पर प्रावधान किए हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, जैसे वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन शुरू की है, वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई है ताकि वृद्धों को मिल जाए। इसी प्रकार सरकार ने जो गरीब वर्गों के लिए या स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, तो उसमें गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बीमा किया जाता है। ठीक है, और बीमारी होने पर उन पर जो है उचित रूप से उनको सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार नरेगा जैसे कार्यक्रम चला करके, महानरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये अपना करके और हर वर्गों को रोजगार देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम चला करके और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयास। इस प्रकार विकलांगों को भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, जो विकलांग वर्ग जो है, दिव्यांग वर्ग कह सकते हैं, उनको आरक्षण दिया गया है नौकरियों में। विधवा महिलाओं को भी सरकारी कोटे में आरक्षण दिया गया है।
वृद्धों के लिए पेंशन इस व्यवस्था है, ठीक है। तो इसके लिए महिला विधवाओं के लिए भी पेंशन है, स्वास्थ्य बीमा जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए गए हैं ताकि नीति निर्देशक तत्वों का उचित क्रियान्वयन हो सके, ठीक है। छठा प्रकार पकड़े तो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, देखिए देश जब सारे बड़े उद्योग सरकारी क्षेत्र में संचालित होंगे तो उसमें उचित रूप से सभी वर्गों के कल्याण की बात होगी, ठीक है। निजी क्षेत्र में उद्योग चले तो उसमें आपको शोषण हो सकता है, वेतन कम मिले या आपको उचित आरक्षण मिले या नहीं मिले। लेकिन सरकारी क्षेत्र में चलने वाले जो उद्योग हैं उनमें नौकरियों में सभी वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए सरकार ने आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए कोयला क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है, तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। तो राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य क्या है? उन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लेना, सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है ताकि सभी वर्गों को उसमें जो है बिना किसी भेदभाव के सरकारी सेवाओं में जाने का जो है अवसर मिले। तो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य यही है कि सभी क्षेत्रों को जो है, सभी लोगों को या बड़े उद्योगों को जो है सरकारी क्षेत्र में संचालित किया जाए, ठीक है। सातवां अगर क्रियान्वयन की बात करें अपन तो सातवां है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। सरकार ने न्यायिक व्यवस्था, जैसे आपने पढ़ा है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका का जो है वो अलग अलग संचालित हो, यानी दोनों पर जो है स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका न्याय करने, ठीक है। तो इसीलिए न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार के लिए सरकार ने प्रयास किए। सरकार ने सस्ता और शीघ्र न्याय प्राप्त कर दिलाने के लिए जो है वो लोक अदालतों की व्यवस्था की है। अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे इसमें भी आपके लोक अदालतें, ताकि शीघ्र न्याय मिले, तत्काल न्याय मिले और कम से कम खर्च में प्रत्येक व्यक्ति को उचित न्याय मिले। इसलिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई ताकि त्वरित न्याय या शीघ्र न्याय प्राप्त हो, ठीक है। तो ये क्रियान्वयन किया गया है। 8वें अगर हम बात करें तो अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। तो आपने इसमें चर्चा कर ली थी कि अनुच्छेद 45 जो है वो क्या करता है, 14 वर्ष से के कम आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो इसीलिए 86वां संविधान संशोधन करके सन 2002 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वां संशोधन। और उसके तहत क्या किया गया था? सन 2002 में एक तो मौलिक अधिकार जो हैं उसमें 21 कैब जोड़ा गया था, यानी इसके एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क हो। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों में भी इसमें अनुच्छेद 45 में 45 कै जोड़ा गया था उसी समय संशोधन करके, यानी अब निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है वो बिल्कुल निःशुल्क होगी। किसी भी तरह का कोई बिना व्यय किए जो है व्यक्ति का जो है बालक का किसी तरह का बिना व्यय किए सरकार आपको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर देगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरकार ने ये व्यवस्था की है, अब प्राथमिक शिक्षा क्या हो गई है? निःशुल्क हो गई। यहाँ तक कि उसमें न केवल स्कूलों में एडमिशन बिना खर्चे के, बल्कि उनकी किताबें, मिड डे मील जैसे कार्यक्रम चला करके और उचित जो है भोजन की व्यवस्था उनके लिए की गई है। सरकार प्राथमिक शिक्षा 8वीं तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क कर दी गई है, अनुच्छेद 45 में 45 कै जोड़ करके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई तरह के जो है प्रावधान किए हैं। 86वां संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में भी 21 कै जोड़ा गया है और साथ में नीति निर्देशक तत्वों में 45 कै जोड़ा गया है, ठीक है, ताकि प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क मिले। तो ये हो गई बात आपके 8वें सरकार ने जो प्रयास किए हैं। अगर हम 9वें पॉइंट की बात करें तो संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की, तो पहला हमने बात की थी कि
मौलिक अधिकारों में जो है वो संपत्ति का एक अधिकार प्रदान किया गया था कि कोई आदमी कितनी संपत्ति रख सकता है, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया संविधान से, बल्कि उसको क्या कर दिया, मौलिक अधिकार से हटा करके उसे केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार, ठीक है। इसका मतलब आप ज़रूरत से अधिक संपत्ति नहीं रख सकते, संपत्ति रखना एक जो है निश्चित निर्णय होगा, यानी उससे अधिक संपत्ति आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकारों से हटा करके और कानूनी के अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। तो ये भी हम कह सकते हैं आर्थिक न्याय दिलाने का एक तरीका है, ताकि जो अधिक संपत्ति वाले लोग हैं उनके पास अधिक संपत्ति उनसे लेकर के और उन वर्गों को दी जाए जो निःशुल्क जो है गरीब हैं, ठीक है। तो हम ये भी एक मौलिक अधिकार का एक उचित नीति निर्देशक तत्वों का एक क्रियान्वयन ही है। और लास्ट रूप से अगर हम पढ़ें 10वां पॉइंट, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकार ने वेतन के संबंध में लिंग, जाति या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया गया। अब कोई कार्य अगर पुरुष और महिला करती है तो उनको समान कार्य अगर वो करती है तो वेतन में भी समान प्रदान किया जाएगा, यानी वेतन में भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं इन 10 पॉइंटों में हमने पढ़ा है कि भारत सरकार ने अब तक, राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने अब तक कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित कर चुका है या उनके कौन से उदाहरण हैं। तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो सबसे पहले अपनाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में शुरू की गई थी, ये भी नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसका क्रियान्वयन भी समग्र विकास के लिए जरूरी है। कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए भी सरकार ने प्रावधान किए हैं। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धों के, विकलांगों के लिए पेंशन के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। बड़े उद्योगों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और जो आर्थिक असमानता है मिटाने का प्रयास किया है। न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार, लोक अदालतें वगैरह बना करके और शीघ्र और तुरंत न्याय दिलाने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अनुच्छेद 45 कै जोड़ा गया है। तो अब 8वीं तक की जो पढ़ाई है 14 वर्ष तक के कम आयु के बालकों को वो बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, ठीक है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया, 86वां संशोधन, और उसमें के तहत जो है वो 45 के तहत 45 का एक नीति निर्देशक तत्वों में साथ साथ मौलिक अधिकार में भी इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार के रूप में आता था, तो अब ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति आप नहीं रख सकते, इसको केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है मौलिक अधिकार से हटाकर। और समान कार्य के लिए समान वेतन, इस प्रकार की व्यवस्था करके और इन नीति निर्देशक तत्वों को सरकार ने वर्तमान में क्रियान्वित कर दिया है। वर्तमान में कुछ नीति निर्देशक तत्व बाकी हैं, जैसे समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 अभी तक लाना जाना बाकी है। अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता अब तक लाया नहीं जा रहा है। सरकार प्रयास कर रही है, वर्तमान मोदी सरकार समान आचार संहिता के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ संशोधनों को हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तो ये सारे नीति निर्देशक तत्व जो कुछ उदाहरण हैं जो वर्तमान में सरकार ने इनको जो है क्रियान्वित कर दिया। तो नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।